नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। वक्फ बिल को लेकर बंगाल में हिंसा और प्रदर्शन का माहौल है, तो केरल के एक गांव में आज नए वक्फ कानून को लेकर खुशियां मनाई जाती हुई तस्वीरें सामने आई। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे खबर विस्तार से। ईडी ने इस नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर बिहार की, जहां महागठबंधन की आज हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। होगी बात रॉबर्ट वाड्रा की, जिनसे आज फिर से जमीन के एक मामले को लेकर ईडी ने की है पूछताछ। दिखाएंगे खबर की मौसम विभाग ने इस बार मानसून का क्या जताया है पूर्वानुमान। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। 25 अप्रैल को कोर्ट लेगा चार्जशीट पर संज्ञान। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की प्रारंभिक जांच से निकला बांग्लादेशी कनेक्शन। हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका की आशंका। योगी आदित्यनाथ का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप हैं। वक्फ कानून के पास होने के बाद केरल के मुनव्वम में नंदी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। लोगों ने किया सरकार का धन्यवाद। रिजिजू ने कहा नया कानून मुस्लिमों को दिलाएगा न्याय, विरोधी कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबरें। 2024-25 में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का हुआ निर्यात। सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि। खुदरा और थोक महंगाई दर दोनों में आई कमी। खुदरा महंगाई दर 6 वर्षों के निचले स्तर पर हुई दर्ज। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने दी अच्छी खबर। इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा रहने का अनुमान। बेहतर मॉनसून से सिंचाई पर घटेगी निर्भरता, कम होगी लागत। तो सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा से जमीन के मामले में ईडी ने पूछताछ की, तो शाम होते होते नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले भी पूछताछ कर चुका है। किस तरीके से ये पूरा मामला था, अपने आप में राजनीतिक रूप से लगातार गरमाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एजेएल को लोन देना और उसके बाद में यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से, जिसपे गांधी परिवार का आधिपत्य था, उसके माध्यम से एजेएल का अधिग्रहण करना और लगभग 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा मामला है। और इसको लेकर सवालों के घेरे में है गांधी परिवार, और इसी को लेकर ईडी की पूरी ये जांच चल रही है, जिसकी चार्जशीट आज दाखिल की गई है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी हो चुकी है, तो अपने आप में कई अन्य कांग्रेसी नेताओं भी सवाल के घेरे में थे, जिनको नाम भी इस चार्जशीट में शामिल होने की बात सामने आ रही है। 25 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि अब यहाँ से चार्जशीट के बाद मामला आगे कैसे बढ़ेगा। चार्जशीट में नाम होने का मतलब है कि आप उस आरोप के लिए आरोपित हो गए हैं, आपका नाम उस आरोप की जो लिस्ट है तमाम लोगों की उसमें शामिल है। तो ये बताता है अपने आप में कि सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है उसमें 2000 करोड़ रुपए के जो कथित तौर पे घोटाले का पूरा मामला है, उसमें वो आरोपित के तौर पर चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में आज की एक बड़ी खबर है। और इस खबर से जुड़े हुए एक अन्य पहलू ये भी था कि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, उन पे भी ज़मीन को लेकर कई मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक मामले को लेकर आज ईडी ने उनसे पूछताछ की है। हालांकि वो लगातार इस बात को खारिज करते रहे कि उनकी कोई संलिप्तता है या नहीं, लेकिन फिर भी ये पूरा मामला
लगातार चल रहा। तो क्या है पूरा ये मामला जिसमें गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुश्किल में गांधी परिवार, नेशनल हेराल्ड केस में कसा शिकंजा। ईडी ने चार्जशीट में डाला सोनिया राहुल का नाम। मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, तो वहीं हरियाणा में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गांधी परिवार पर जो कानून के दायरे लाते हुए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ईडी द्वारा दाखिल इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल है। ईडी की ओर से दायर की गई इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। जनता का माल अपनी जेब में डाल, चाहे वो कर्नाटका में हो वहां करते हैं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का किस्सा हो, वहां पर भी हमने देखा है कि कैसे जनता की और किसानों की जमीनें ले ली, और चाहे हम नेशनल हेराल्ड का केस देखें तो वहां पर भी पब्लिक संपत्ति को अपना बना दिया। इसी को तो कहते हैं वक्फ मानसिकता। अपनी मानसिकता ये है कि जनता का जो भी जायदाद है, पैसे हैं, संपत्ति है, उसको अपना बना दो। अब जिन्होंने भ्रष्टाचार में लूटा है उनको लौटाना पड़ रहा है, तो वो लुटेरे विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड हमारे पास होता है, कांग्रेस के पास विक्टिमहुड कार्ड है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के दूसरे समन पर पेश हुए। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में सवाल किए। इससे पहले 8 अप्रैल को वाड्रा को पहला समन जारी किया गया था, हालांकि वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। यह पूरा मामला साल 2018 का है। तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में यह केस दर्ज किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। Nothing, all the questions which I've answered before are being answered again. It's no issue. I had nothing to hide. Everything is answered. Everything will be answered again. रॉबर्ट वाड्रा, जमीन हड़पू और भूमाफिया, उनको ईडी ने बुलाया था प्रश्न पूछने के लिए। शिकोपुर जमीन घोटाले से लिख, ये घोटाला जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब का मामला है। एक बात आज स्पष्ट हो गई है, ये नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इस मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है जिसको लेकर आज ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी चार्जशीटेड के तौर पे उनका नाम दर्ज है। कहानी नेशनल हेराल्ड की अगर बात की जाए तो 20 नवंबर 1937 में आज़ादी से पहले एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। ये एक तरीके से आज़ादी से पहले की संस्था के गठन का पूरा मामला। जल्दी से तथ्यों को आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। 1938 में नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी और इसमें एक तरीके से राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसकी खबरें छपा करती थी और एक तरीके से कांग्रेस का पक्ष इसमें रखा जाता रहा। शुरुआत से ही एजेएल पर रहा है कांग्रेस और गांधी परिवार का आधिपत्य, क्योंकि नेहरू जी के बाद से लगातार वो गांधी परिवार इसके आधिपत्य उनके ही लगातार एजेएल पे बना रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस की नीतियों को प्रसारित करने के लिए छपता रहा है नेशनल हेराल्ड अखबार और ये आज़ादी से पहले और उसके बाद के दशकों में भी लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखा गया नेशनल हेराल्ड के माध्यम से।
नेशनल हेराल्ड को 1962-63 में दिल्ली में मथुरा रोड पर जमीन एक आवंटित की गई थी, क्योंकि अब आपको अपना अखबार चलाना है, उसका प्रकाशन करना है। इसके लिए 1962-63 में इसको दिल्ली में जमीन आवंटित की गई थी। एजेएल को 0.3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जो दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित है। वहां पर इसको ये जमीन एक तरीके से आवंटित की गई थी। इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है उसका भी जिक्र करते हैं। सिर्फ अखबार के प्रकाशन के लिए जमीन आवंटित हुई थी। आप इस जमीन का कोई और उपयोग नहीं कर सकते। इस शर्त के साथ यह जमीन आवंटित की गई थी एजेएल को, और उसके बाद से यह काम एक तरीके से शुरू होता है। कैसे इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है इसको समझिए। वहां से लेकर दशकों तक वो अखबार छपता रहा, लेकिन 2008 आते आते तक, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, नेशनल हेराल्ड के संचालन के चलते एजेएल को हुआ भारी नुकसान, क्योंकि लगातार वो घाटे में चल रहा था। नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम है, उसको चलाने वाली संस्था एजेएल है, और उसको इस अखबार को संचालित करने के लिए लगातार घाटा हो रहा था। और यूपीए सरकार के समय 2008 के समय के बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया और अखबार छापना बंद कर दिया गया। एजेएल ने यह फैसला लिया। उसके बाद क्या होता है जल्दी से आपको बताते हैं। प्रकाशन बंद होने के बाद एजेएल के बंदरबाट की कहानी शुरू होती है। ये तमाम कड़ियां हैं किस प्रकार से जुड़ती हैं उसका आपको जिक्र करते हैं। 2008 के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। क्या होता है उसका जिक्र करते हैं। नवंबर 2010 में हुआ यंग इंडियन कंपनी के एक तरीके से गठन। एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम यंग इंडियन था। उस कंपनी का गठन नवंबर 2010 में किया जाता है, और इस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी है वो 38% है। माता और बेटे दोनों के पास 38% शेयर है। 38% सोनिया गांधी के पास और 38% राहुल गांधी के पास में ये शेयर उनके पास मौजूद है। गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के कुल 76% परिवार में शेयर थे। तो ये बताता है कि जो ये कंपनी थी उस कंपनी पे एक तरीके से पूरे तौर पे मालिकाना हक किसका था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, जिनके पास 38% शेयर थे। बाकी के 24% शेयर मोतीलाल वोरा, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो कांग्रेस के बड़े नेता ऑस्कर फर्नांडिस, उसके अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, इन तमाम नामों को आपने सुना होगा। ये कांग्रेस के बड़े नाम है। इनके पास टोटल 24% शेयर था। बाकी 76% शेयर जो था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में था। नेशनल हेराल्ड का ये पूरी कहानी किस प्रकार से इसके बाद आगे बढ़ती। 2010 में एजेएल के ऊपर था कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ का बकाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उसको लगातार पैसे दिए जाते रहे थे। इसका 90 करोड़ रुपए उसको एक तरीके से वापस करना था, लेकिन वो 90 करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हुआ था एजेएल। 2010 में एजेएल में थे 1000 से ज्यादा, लगभग 1057 शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स के पास में एजेएल के नीतिगत फैसलों का करने का अधिकार हुआ करता था। यानी 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे जो एजेएल के फैसले कर सकते थे। ये 2010 की स्थिति बता रहे। उसके बाद में क्या होता है और कैसे कुछ लोग इस फैसले को तय करते हैं। 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस पार्टी ने एजेएल के 90 करोड़ की देनदारियां चुकता कर दी। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ की देनदारियां जो थी एक तरीके से चुकता कर दी। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो एजेएल को उसका लोन एक तरीके से वापस कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल कंपनी में 90 करोड़ रुपए का दिया बिना ब्याज का लोन, एक तरीके से कि आप हमें ब्याज नहीं चाहिए, आपको हम ये बिना ब्याज का लोन दे रहे हैं, जिसके चलते आप अपनी देनदारियां चुकता कर दीजिए और आप फ्री हो जाइए, एक तरीके से जो आपके पास 90 करोड़ का एक तरीके से लोन है। 2011 में यंग इंडियन ने 90 करोड़ वसूली के अधिकार के लिए अदा किए 50 लाख रुपए। यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि महज 50 लाख रुपए अदा किए गए उस 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए, और उसके बाद में यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए खर्च किए थे, और यंग इंडियन ने 50 लाख के बदले कर्ज कर दिया माफ। एजेएल का जो कर्ज था वो माफ किया गया 50 लाख रुपए देने के बाद में। और उसके बाद में कैसे जो 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे उनके नाम पर महज कुछ लोग फैसला कर रहे थे, और एजेएल पर हुआ यंग इंडियन कंपनी का नियंत्रण। जो ऐसी कंपनी इस पे 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, महज कुछ लोग उसका भविष्य तय कर रहे थे। और उसके बाद में यंग इंडियन कंपनी, जिसमें लगभग 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर होल्डर्स थे, वो उनका एक तरीके से आधिपत्य हो गया। तो ये अपने आप में 2010-11 में कहानी आगे बढ़ती है। 50 लाख में हासिल की गई एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति। मौजूदा वक्त में एजेएल के पास में, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसके बाद भी वो महज 50 लाख रुपए में हासिल कर ली गई यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से। उस यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से जो अपने आप में महज 50 लाख रुपए अदा करती है, और उसके बाद में जिसपे गांधी परिवार का आधिपत्य था। तो सवाल यही खड़ा होता है कि कैसे महज 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली गई। तो इस बड़े और गंभीर सवाल के बाद से ईडी लगातार जांच करती है। वर्षों से जांच चल रही है। उसके बाद में आज चार्जशीट दाखिल होती है, और चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है। किस प्रकार से ये मामला आगे बढ़ेगा, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस तरीके से
नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीटेड हुए सोनिया राहुल। तो ये अपने आप में आज का हमारा विशेष है कि नेशनल हेराल्ड में चार्जशीटेड हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा दुष्यंत नागर जी हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ में दुष्यंत नागर जी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन अनंत विजय जी से मैं सवाल लेता हूं। अनंत जी, चार्जशीटेड होने का मामला या उसका जो स्टेटस है, आरोप पत्र आपके खिलाफ है, आरोपियों की लिस्ट में आपका नाम है, इस टेक्निकल मामले का आम समझ में अगर समझना चाहें इसके मायने क्या होते हैं? अनंत जी। देखिए, मुझे जो लगता है कि चार्जशीटेड होना मतलब राजनीतिक आरोप से एक कदम आगे बढ़। अभी उन पर सभी आरोप तय नहीं हुए, लेकिन आरोप तय होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब अदालत में इस पे बहस होगी। पुलिस को जितने सब जांच एजेंसीज को जितने सबूत जुटाने थे, उन्होंने सबूत जुटा के पुख्ता करके अपनी तरफ से उन्होंने अदालत में चार्जशीट कर दिया। और चार्जशीट में नाम आना ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से राजनीतिक दल में रहने वाले लोगों पर, अब बाकी तो हमने बहुत सारे, आर्यन जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के लोग हमारे राजनीति में हैं जो कि चार्जशीटेड किया, साल भर की सजा सुनने के बाद भी संसद और विधानसभाओं में रहे हैं। और हमारे देश ने अपराध की बड़ी लंबी फेहरिस्त देखी, अपराध और राजनीति के गठजोड़ का। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड होते हैं तो इस पर उस पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है। और राजनीतिक आरोप से परे जाकर लोगों को यह लगता है कि मतलब आप ये सोचिए ना कि 2008 तक जैसा आप दिखा भी रहे हैं कि वो एजेएल को नुकसान हुआ, 50 लाख रुपए की रकम में इतने बड़े प्रॉपर्टी को, और पूरे देश भर में उनकी प्रॉपर्टी है। हमने तो बहुत सारी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट भी किया जहां जेल से प्रॉपर्टी अब आप बताइए, दिल्ली में ही देखिए, अगर आईटीओ पे नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में किन किन के दफ्तर हैं, इसको देखा जाना चाहिए। वो जो जमीन इनको दी गई थी उसकी शर्तों को देखा जाना चाहिए। और वहां किराए पर कितनी, अब नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन तो सिर्फ इसलिए हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको ये दिखाना है कांग्रेस पार्टी को कि ये बिल्डिंग आपको इसलिए मिली हुई है कि एक अखबार का यहां से प्रकाशन होना है जी। तो इस तरह से लखनऊ में, भोपाल में और जगह जो परिसंपत्तियां हैं, और जिस प्रकार से परिवार से जुड़े सारे लोग इसमें थे, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, चाहे सुमन दुबे हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, ये सब गांधी परिवार के बड़े ट्रस्टेड, ऑस्कर फर्नांडिस जी हो, ये सब बड़े ट्रस्टेड लोग माने जाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक संदेह तो पैदा होता है, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले अदालत का फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बहस जो चलेगी आर्यन जी बड़ी दिलचस्प होगी। एजेंसीज अपने आरोप को और जो उन्होंने सबूत जुटाए होंगे वो इकट्ठा करके लाएगी, उन सबूतों पर अदालत में बहस होगी। हमें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की एक बड़ी अच्छी फौज है और उन्होंने बहुत लंबे समय से उसको ये भी किया है, संभाल के रखा भी है। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर एक गंभीर आरोप की शक्ल में गांधी परिवार के सामने प्रश्न बनकर खड़े होंगे। उसका उत्तर तो उन लोगों को देना ही होगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। राजनीतिक बहस से इतर ये कानूनी लड़ाई भी है और इस दोनों मोर्चों पर आपको पाक साफ निकलने के लिए अपने हर तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। एसएन सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, जो पहला रिएक्शन आता है कांग्रेस की ओर से वो आता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि साहब आप लोग एक तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। अभी दुष्यंत नागर जी जुड़ेंगे, वो तमाम आरोपों को लगाएंगे। उनके ना रहते हुए उनकी बात को मैं आपकी तरफ रख रहा हूं। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि अब बात थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गई है कानूनी बहस में, लेकिन राजनीतिक बहस में तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दुष्भावना से एक तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जीत तो सत्य की ही होती है। सत्य में जैसे आज से थोड़े ना, कांग्रेस थोड़े ना कह रही है, ये तो संसार के सभी लोग कहते हैं। अब इसको 3 परिप्रेक्ष्य में देखिए। कांग्रेस को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए। एक कंपनी होती है, वो अपने लाभ के लिए दूसरी कंपनी को, 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में टेक ओवर कर लेती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो ईडी है, एक स्वतंत्र संस्था है भारत की, उसको जानकारी हो जाती है। जो भी आरोप लगाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी XYZ जिन्होंने भी, और वो एक लंबी जांच की प्रक्रिया चलती है, बहुत सारे गवाही गुजरती है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और इन लोगों से भी पूछताछ होती है।
और ये खुलासा होता है कि नहीं 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में हेराफेरी किया गया है। उसके बाद ईडी जो है 10 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद चार्जशीट इशू करती है। अब बात आती है कि उसमें होता कौन है। तो उसमें एक राजनीतिक पार्टी के एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो ये चाहते हैं कि भारत का कानून दो तरह का क्यों नहीं बना, आम आदमी के लिए अलग क्यों नहीं बना और जो है कांग्रेस के लोगों के लिए अलग क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें नाम आता है 4 लोगों का, जिसमें 2 प्रमुख नाम ऐसे आ जाते हैं जिससे कांग्रेस के कान खड़े हो जाते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का। भैया एक कंपनी, उस कंपनी में आप शेयर होल्डर है, 38% आपका शेयर है और वो कंपनी अगर कोई गलत कार्य की है निश्चित तौर पे आपसे पूछताछ होगी। उस कंपनी में आपको रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो देश कर्म प्रधान का है। कहा गया है कर्म प्रधान भी शुक्र रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आपने गलत कार्य किया है तो आपसे पूछताछ होगी, पहली। दूसरी बात, आरोप अगर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इसलिए कांग्रेस लगाती है कि कांग्रेस हो सकता है अपने कालखंड में लालू जी के साथ जो ईडी भेजकर अगर उनको फंसाई होगी या उनके खिलाफ कोर्ट में बहुत सारे ऐसे गवाह गुजरे होंगे जो फर्जी होंगे, झूठे होंगे, तो कांग्रेस को ऐसा लगता होगा क्योंकि कांग्रेस ऐसे कुछ रचती थी, इस नाते उसको भरोसा हो रहा है। तीसरी बात, अभी विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से एक कदम ये आगे निकल गया है। जब तक जांच हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तो तब तक तो बात समझ में आ रही थी कि आप कुछ भी कह दें, लेकिन अनंत विजय जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब ईडी कोई भी एक संस्था, कोई भी एजेंसी जब अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करती है तो उसमें कुछ सबूत होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के साथ कोर्ट में जाती है, क्योंकि जवाब किसी राजनीतिक पार्टियों को नहीं देना, जवाब उस एजेंसी को देना है जिसने चार्जशीट इशू किया। क्या पुलिस चार्जशीट इशू करती है, सीबीआई उसने करती जो है, लिखा है क्या वो तथ्यात्मक है और सबूत उसके सापेक्ष में देने पड़ते हैं। सिंह जी, हमारे साथ दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए, जरा तमाम बातों का उनसे जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी, अब सवाल ये है कि अब चार्जशीट में भी नाम आ गया है सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, दोनों लोगों का, और ये लगभग 2000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाले का पूरा मामला है अपने आप में। ये तो एक तरीके से दिक्कतें बढ़ा रहा है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल केस फर्जी है। और मैं एसएन सिंह जी को बताना चाहता हूं, ईडी ने जितनी चार्जशीट आज तक डाली हैं, जितने केस किए, वो सारे पॉलिटिशियन के खिलाफ किए और उसमें से अधिकांश में आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। आप बड़ी बड़ी बातें ना कर रहे कि जो प्रॉपर्टियां कब्जा कर ली, प्रॉपर्टियों का ये कर लिया, अरे सारी प्रॉपर्टियां लीज होल्ड है, एजेएल किसी प्रॉपर्टी को बेच थोड़ी ना सकती है। और फिर आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? अरे नेहरू का अखबार था, नेहरू की पार्टी का पैसा, नेहरू के कार्यकर्ता उसको चला रहे हैं, नेहरू जी के वारिस हैं राहुल गांधी साहब, किसी ने एक पैसे का गबन नहीं किया। नहीं तो दुष्यंत जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुष्यंत जी, आप ठीक कह रहे हैं दुष्यंत जी, आप ठीक कह रहे हैं दुष्यंत जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो नेहरू जी के द्वारा खड़ा, दुष्यंत जी आप क्या ये कह रहे हैं, दुष्यंत जी आप जो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि नेहरू जी ने जो अखबार खड़ा किया, जो संस्था खड़ी की, तो वो उस पे मिल्कियत के नाते वो परिवार में ही जाएगी, आप यही कह रहे हैं दुष्यंत जी? उसमें बहुत सारे एसएन सिंह जी एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं आ रही। दुष्यंत जी सुनिए ना, दुष्यंत जी सवाल तो सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी ने वो कंपनी खड़ी की तो वो पारिवारिक संपत्ति के नाते परिवार में ही गई, यही तर्क है? मैं कह रहा हूँ आपका नागर जी आपके पास गंभीर बात है जी, उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं क्या? भारत के कानून के खिलाफ जाके कहीं पे किसी पे भी मार कर सकते हैं क्या? भारत का जो कानून कहता है उसके हिसाब से चलेंगे कि आप ऐसे ही चलेंगे? आपकी गाड़ी है, मर्जी है तो गाड़ी चला दी है, मर्जी है तो दाएं चला दी है, तो होता नहीं है। इसलिए नागर जी तथ्यों पे बात करिए। अगर कांग्रेस की तरफ से एसएन सिंह जी एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही, दुष्यंत जी एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नहीं आ पा रही, एक सेकंड बात सुनिए। एसएन सिंह जी, दुष्यंत जी मैं आपसे सवाल फिर से कर रहा हूं, दुष्यंत जी कि आप ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने इस संस्था को खड़ा किया था आजादी से पहले, इसलिए वो पारिवारिक मिल्कियत के नाते परिवार में ही गई, इसमें गलत क्या है? आप यही कह रहे हैं? कांग्रेस ने किए और आर्टिकल 25 के तहत उस नई संस्था का गठन हुआ है।
जिसका कोई लाभार्थी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, लाभार्थी नहीं। दूसरा चीज, यंग इंडियन कंपनी में, यंग इंडियन कंपनी जो आज, सुनिए दुष्यंत जी, यंग इंडियन कंपनी के पास, जिसके पास आज की तारीख में मिल्कियत है एजेएल की, उसके 76% शेयर होल्डर 2 लोग हैं, सोनिया जी और राहुल जी। ये तो तथ्यात्मक बात है ना? बिल्कुल है। हाँ, तो बस यही तो बात है ना कि कैसे 50 लाख रुपए देकर वो पूरी एक तरीके से जो जायदाद है, संपत्ति है, मिल्कियत, उसका अधिपत्य ऐसे परिवार के पास आ गया ना। 76% लोग जिनके पास शेयर है। आप बता रहे हो ना जी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मुझे उस कंपनी का गठन हुआ है जिसका कोई स्वामित्व कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 के तहत गठन होने वाली संस्थाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, ओके दुष्यंत जी, अब आपकी बात को हाल है। असन सिंह जी वो कह, ठीक है, असन सिंह जी वो कह रहे हैं कि मालिकाना हक की बात ही नहीं है, वो लीज पे। दुष्यंत जी अब आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। दुष्यंत जी आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। असन सिंह जी बोलिए। दरअसल दुष्यंत जी कहीं पे होंगे, इनको फोन गया होगा कि चले जाइए दूरदर्शन में 8 बजे की डिबेट है, और बैठ गए बिना जानकारी। 2 चीज पूछूंगा दुष्यंत जी, दुष्यंत जी सुनिए ना, दुष्यंत जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं, सुन लीजिए। आदरणीय दुष्यंत जी 2 चीज पूछूंगा। अगर वो पुश्तैनी चीज थी तो फिर कंपनी बना के क्यों ट्रांसफर हुई? जितनी नेहरू जी की पुश्तैनी चीज थी वो तो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है कि कहना क्या है। फिर दूसरी कंपनी यंग इंडिया बनाना नहीं चाहिए, हो जाता। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर आपकी गाड़ी हो, कोई नियम होता है ना, कोई भी कंपनी चलाने का एक नियम होता है। 1000 शेयर होल्डर थे। प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण ने उस समय भी आरोप लगाया था कि हम बहुत सारे शेयर होल्डरों से कुछ पूछा ही नहीं गया, हम सब, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा था। तो ये भूल जाइए कि नेहरू जी का पैसा था। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आपकी ही गाड़ी हो, दुष्यंत जी एक सेकंड, चलाएंगे, पूरब चलाएंगे, पश्चिम कहीं भी कुछ भी चलाएंगे। चौथी बात मैं कहूंगा, दुष्यंत नागर जी के पास अगर इतनी अच्छी जानकारी है तो ईडी को देना चाहिए कि आपका तो हक ही नहीं बनता, आप तो पूछ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सुपर परिवार है, उनको तो छूट है। ठीक है, एक सेकंड। दुष्यंत जी फर्जी केस अदालत में तय होगा, ये सही है या फर्जी है अदालत में तय होगा। हम आप बहस में तय नहीं कर सकते, तथ्यों पे बात कर सकते हैं ना। असन सिंह जी तय कर सकते हैं ना, आप तय कर सकते हैं ना, मैं कर सकता हूं। हम आप मुद्दों पे बात कर सकते हैं, तय अदालत करेगी। अब मैं आनंद जी के पास जाता हूं। आनंद जी, जो बात कांग्रेस की ओर से दुष्यंत जी कह रहे हैं कि साहब ऐसा कोई मामला ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक तौर पे, क्या ये पूरी तरीके से हवाई बातें हैं, या इतने जो तथ्य हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक की तहलीज पे पहुंचा हुआ था मामला, उसके बाद अब पूरी सुनवाई हो रही है इस पे? आनंद जी देखिए, दुष्यंत जी बड़े विद्वान आदमी है, और विद्वान कभी कभी जब भावनात्मक रूप से बहस करने लगता है तो कमजोर जमीन पर चला जाता है। मुझे लगता है कि अगर ये नेहरू जी की व्यक्तिगत संपत्ति थी तो इनको पूरे देश भर में अखबार के नाम पर जो जमीन अलॉट की गई है वो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि नेहरू जी को व्यक्तिगत तौर पर न दिल्ली की मथुरा रोड पर, न ही आईटीओ पर हेराल्ड हाउस जो बना है वहां वो जमीन दी जा सकती थी, और वो आईटीओ का वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, किसी व्यक्ति को वो जमीन नहीं दी जा सकती थी। पहली बात तो ये बात दुष्यंत जी को समझना चाहिए कि ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संपत्ति थी जो राष्ट्र के एक मिशन के लिए एजेएल की स्थापना हुई थी, और उस समय देश की स्वाधीनता में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि मतलब ये वही उसी मानसिकता का प्रतिबिंबन है कि पूरा देश ही हमारी जागीर है, हमने ही देश को आजाद कराया? ऐसा नहीं होता है दुष्यंत जी। दरअसल आपको कहना यह चाहिए था कि अदालत में जो मामला जाएगा, अदालत में तय हो जाएगा। अगर इनके आरोप में दम होगा तो आरोप तय हो जाएंगे, अगर आरोप में दम नहीं होगा तो सुन लीजिए, आप ईडी को यूं खारिज न कर दीजिए। अगर चार्जशीट अदालत ने एक्सेप्ट किया है तो कोई मेरिट तो लिखा होगा उसमें, बगैर मेरिट के चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं होता, और चार्जशीट पर बहस तो होने दीजिए। दुष्यंत जी, आप जज नहीं है, मैं जज नहीं हूं, हम लोग तो जो चीजें सामने आ रही है उसको देखकर ही अपनी राय बनाते हैं और देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब अखबार के लिए मिली जो जमीन थी, भोपाल में देख लीजिए, जाके आप लखनऊ में देख लीजिए, वहां पर किराए से पैसे वसूले जा रहे हैं, और एक तरफ आप वहां दिखा रहे हैं। दूसरा, एक राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने इलेक्शन दुष्यंत जी सुन लीजिए एक सेकंड। हाँ आनंद जी अपनी बात खत्म करें। दुष्यंत जी, आप तो ऐसे न थे,
दुष्यंत जी, आप तो सुनने वालों में से हैं, धैर्य से सुना करते हैं, आज आप क्यों इतना भावात्मक तरीके से हो रहे हैं? आप तथ्यात्मक बात करते हैं, तथ्यात्मक तरीके से करिए। आपकी दलीलें बड़ा तार्किक होती हैं, सामने वाले को कई बार चुप कर देती है, तो आप तर्क पे रहिए सर। बीच में बोलते भी नहीं थे, आज पता नहीं दुष्यंत जी एक सेकंड, हो गए। आनंद जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि आपके यहाँ चलने भी लग गया वो कि 2009 के चुनाव में राहुल गांधी ने इनकी जानकारी भी नहीं दी थी, जबकि वो कितने परसेंट के 76-38% के हिस्सेदार भी हैं। तो अगर ये पैतृक संपत्ति थी तो ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या सोनिया जी ने अपने इलेक्शन उसमें इसको पर्सनल संपत्ति के तौर पर दर्ज किया था क्या, जो उनको विरासत में नेहरू जी का मिला? क्योंकि अगर पर्सनल संपत्ति थी तो फिर संजय गांधी के परिवार को क्या बिल्कुल 2009 का जो तथ्य आप बता रहे हैं वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि 2009 के चुनाव में राहुल गांधी ने इसको डिक्लेयर नहीं किया था कि उनके इतने परसेंट 38% शेयर उसमें है। फिलहाल ये मसला ऐसा है, इस पर भी लंबी बहस फिर से टीवी पे चलेगी, हम लोग भी करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि वक्फ पर लेकर किस प्रकार से देश में कई जगहों पर बवाल जारी है, क्या है पूरा मामला, खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्य निष्ठा जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंसा को लेकर हुए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। इस हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है, तो बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन करने का भी तस्वीरें सामने आई हैं। जंगीपुर से टीएमसी के सांसद खलीलुर रहमान भी हिंसा के मामले में शक के घेरे में बताए जा रहे हैं। तो उधर बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए डंडा चलाने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन, अब क्या होगा सरकार का एक्शन? मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर बवाल, ममता सरकार पर उठ रहे सवाल। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार लगातार राज्य के हालात का आकलन कर रही है और एजेंसियों से जानकारी ले रही है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच से अवगत कराया गया है, जिसमें कथित बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता का संकेत मिलता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका जताई गई है। वहीं अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की वजह से कुछ परिवार मुर्शिदाबाद से मालदा को पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाकों में हिंसा हुई थी।
ये हिंसा संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच 12 और 13 अप्रैल को हुई थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में हरगोविंद दास और चंदन दास की मौत हुई। इस हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 223 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हजारों सोशल मीडिया प्रोफाइल ब्लॉक किए गए हैं। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जंगीपुर से टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान भी हिंसा के मामले में शक के घेरे में है। धूलियान में खलीलुर रहमान की नूर बीड़ी फैक्ट्री है। ज्यादातर उपद्रवी नूर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। फैक्ट्री में 3 से 4 हजार मजदूर काम करते हैं। ये बांग्लादेशी हैं, पहले से ही अवैध तरीके से धूलियान में रह रहे हैं। खलीलुर रहमान अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए कई मदरसे भी चलाता है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे बरहामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगाजी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। घायल होकर सोए हुए हैं लोग, मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर लगातार हमलावर है और उसने राज्य में अव्यवस्था का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ममता बनर्जी इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बन के सामने आई है। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन करे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि नियमों के मुताबिक आप पहले रजिस्ट्री सामने मेंशन करें, याचिकाएं लिस्ट की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ संशोधन बिल के लागू होने के बाद से मुस्लिम समाज के तमाम संगठनों की ओर से लगातार इस कानून की तारीफ भी की जा रही है। विभिन्न संगठनों ने बयान जारी करके इस कानून के फायदे गिनाए हैं तो वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों के कब्जाने के गोरखधंधे पर रोक लगने की बात भी कही है। बीजेपी भी इस कानून से गरीब मुस्लिमों के होने वाले फायदे गिना रही है तो तमाम जानकारों का भी मानना है कि इस कानून से अब मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को देश के मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिल रहा है। लोगों का मानना है कि पहले वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमानों को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था और कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमान, समाज और मानवता की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोहम्मद तौहीदी ने साथ ही कहा कि वक्फ बोर्ड को कानून का पालन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक समुदाय किस प्रकार समावेशी समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। तो वहीं तमिलनाडु के तमिल मनीला मुस्लिम लीग ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। तमिल मनीला मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख दाऊद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को बहुत लाभ होगा। I believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. वक़्फ़ का कानून जो आया है वो सही है। जो भी पॉवर्टी का नीचे है, कितना कि मुस्लिम आलम जो है इंडिया का अंदर बहुत तकलीफ में है। अभी ये लोगों के लिए जो वक़्फ़ किया है वो प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेजमेंट करने वाले इंडिया का अंदर 300-400 आदमी टोटल
प्रॉपर्टी का आमदनी जो है वो लोग लेके जा रहे हैं, उसे कंट्रोल करना है। वो आम आदमी के लिए मिलना है, आम इस्लाम के लिए मिलना है। देश भर में मुस्लिम समुदाय भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को उनके हक में उठाया गया कदम मान रहा है। लोगों का मानना है कि वक्फ संशोधन से ना तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और ना ही मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमानों को उनका असली हक मिला है। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फायदा होगा। आज मुस्लिम जो नहीं समझते वो बोलते हैं कि ये वक्फ बिल है, उनसे मुसलमानों को नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं है, मुसलमान को फायदा है। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी और जो जायज हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का, वो उनको मिल सकेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने एक नई राह दिखाई है। अब वक्फ संपत्तियों का सही और कानूनी तरीके से देखभाल हो सकेगी और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर भी नकेल कसी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर होगी बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में महागठबंधन की बैठक में सीएम के मसले पर फंसा है पेच। क्या है खबर, उस पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे अगली खबर की ओर आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। भ्रष्टाचार के मामले में मुश्किल में गांधी परिवार, इस खबर को हमने आपको दिखाया विस्तार से कैसे नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला गरमाया हुआ था। इसी तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी एक तरीके से सामने आया है। इस खबर पे भी हमने विस्तार से नजर डाली। साथ ही साथ वक्फ पर किस प्रकार से बवाल जारी है, इस खबर के बारे में भी हमने आपको बताया। तो कल कई बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं, और जो कि है एक तरीके से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, किस प्रकार से बिहार की सियासत में मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई, लेकिन किसी बड़े फैसले का ऐलान इसमें नहीं हुआ। ना ही सीटों के बंटवारे पर बात बनी और ना ही सीएम के चेहरे पर कोई सहमति बनती दिखाई पड़ी। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मौजूद रहे। बीजेपी और एनडीए के दलों ने महागठबंधन की आपसी खींचतान पर निशाना साधा, तो महागठबंधन के दलों ने मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बीच पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। बिहार में इलेक्शन कैसे चलेगा इंडी गठबंधन? तेजस्वी खड़गे मुलाकात, सीएम फेस पर नहीं बनी बात।
बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट होते ही राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए और इंडी अलायंस दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इन्हीं सब के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि बातचीत अच्छी रही और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस दौरान वो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अपने ही अंदाज में टालते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि बैठक बहुत मजबूत रही और एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए। हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे। कांग्रेस और आरजेडी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता लगातार तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी जहां गठबंधन को बेमेल करार दे रही है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करती है तो ये उसकी राजनीतिक दुर्गति को दर्शाता है। ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे। अब कांग्रेस पार्टी जिसका एक विरासत रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का विरासत, और वह पार्टी राजनीतिक आत्मसमर्पण ऐसे व्यक्ति के सामने कर दे जो 420 का आरोपी हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हो। अब ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार करती है, यह कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का अंतिम परिणति है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद कांग्रेस की बैठक पर कहा कि ये कोई चुनौती नहीं है और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने के बाद कहा है कि उन्होंने अभी किसी गठबंधन में जाने का फैसला नहीं किया है। मैंने घोषणा किया है कि मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और अभी हम आरजेडी गठबंधन में गए नहीं हैं। कुल मिलाकर बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि मानसून को लेकर क्या आई है आज अच्छी खबर, क्या है मानसून का पूर्वानुमान, इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद अब बात मानसून की करते हैं। मानसून को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इस बार मानसून के सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमान आज जारी किया है। पूरे देश में मौसमी वर्षा के दौरान दीर्घ अवधि में औसतन 105% बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बार सावन में होगी झमाझम बरसात, किसानों के लिए राहत की खबर। मानसून में सामान्य से अधिक होगी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून 2025 का पूर्वानुमान जारी किया है। 2025 के दौरान पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। मात्रात्मक रूप से पूरे देश में मौसमी वर्षा दीर्घ अवधि औसत यानी LPA का 105% होने की संभावना है। पूरे देश में मौसमी वर्षा का LPA 87 सेंटीमीटर है। मानसून लेकर खुशखबरी है। आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है 2025 मानसून सीजन के दौरान यानी जून से सितंबर के पीरियड में नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। और क्वांटिटेटिवली देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है, इसका 105% रेनफॉल इस बार होने का संभावना है। हालांकि तमिलनाडु, उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल के कुछ इलाकों में सामान्य से कम और देश के कुछ इलाकों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। लेकिन कुल मिलाकर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक मौसमी वर्षा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। लगभग सभी जगह पर अच्छा बारिश होगा, नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और कुछ इलाका बिहार का, लद्दाख और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। और आज से फिर हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रहा है वेस्ट राजस्थान और एडजनिंग गुजरात एरिया में। यहाँ 3 दिन तक हीट वेव रहने का संभावना है। इसके बाद फिर हीट वेव एबेटमेंट होगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून के दौरान अल नीनो निष्प्रभावी रहेगा। बेहतर मानसून होने से सिंचाई पर निर्भरता घटने के साथ ही लागत में कमी आएगी। समय पर बुआई होगी जिससे खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार होने की उम्मीद जताई जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले 5 सालों में IMD ने बारिश की कमोवेश सटीक जानकारी पेश की है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर होगी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कि निर्यात में तेजी आई है तो आम लोगों के लिए राहत, महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। पूरी खबर पे नजर ब्रेक के बाद। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क के अपने समकक्ष से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन से बात करके खुशी हुई है। भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और हमारे लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हमारे मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और इस बातचीत में कई विषयों पर आपसी क्षेत्रीय वैश्विक विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने इस बातचीत में कई क्षेत्रों में खासतौर से कैसे दोनों देशों के आपसी लोगों को संपर्क बढ़ाया जाए उस दिशा में भी विस्तार से बातचीत की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों ही लोगों की मुलाकात हुई है। और इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति महोदया के साथ में मुलाकात की है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 5.5% बढ़ गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात शामिल है। देश में आम आदमी के लिहाज से भी अच्छी खबर आई सामने है, क्योंकि महंगाई कम हो रही है। रेपो रेट कम होने से लोगों की EMI पहले से ही कम हो गई, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है, जिसके तहत एक तरीके से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरी खबरें कहा जा सकता है। आपको इस खबर के साथ छोड़ जाते हैं। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की नींव मजबूत है और लगातार आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। देश के निर्यात में आई मजबूती अर्थव्यवस्था की मजबूती का अहम संकेतक है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है। इसमें सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 773 अरब डॉलर पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात 6% बढ़कर 374.08 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में वस्तुओं का निर्यात 0.7% बढ़कर 41.97 अरब डॉलर हो गया है। वहीं वस्तुओं का आयात 11.3% बढ़कर 63.51 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में इससे पिछले महीने के मुकाबले निर्यात में 13.75% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब वैश्विक बाजारों में अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण अफरा तफरी मची हुई है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने 90 दिनों की अवधि के लिए टैरिफ वृद्धि को रोक दिया है। इस बीच भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने फरवरी में इस बात पर सहमति जताई थी। दोनों देश इस मामले में इसी महीने से वर्चुअल चर्चा शुरू करेंगे, जबकि आमने सामने की बातचीत मई के मध्य में होगी। इस बीच भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में करीब 6 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34% हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर कम होकर 2.69% हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है। वहीं थोक महंगाई दर मार्च में 2.05% हो गई है, जो कि फरवरी में 2.38% पर थी। बीते हफ्ते आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर के अनुमान को 4.2% से घटाकर 4% कर दिया था। वहीं भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तूफानी तेजी रही। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1578 अंक या 2.10% बढ़कर 76,334 और निफ्टी 500 अंक
यह 2.19% बढ़कर 23,328 पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू